उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगदीपुर में आधी रात की घनी अंधेरी छा चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। बस हवा में सरसराहट और बरगद के पेड़ की चरमराहट सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो बरगद के नीचे रोती है और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो अगले 24 घंटे में गायब हो जाता है। इसी रहस्य को जानने के लिए 4 कॉलेज स्टूडेंट्स आकाश, प्रिया, समीर और नंदिनी अपनी गाड़ी में गांव पहुंचे। रास्ते में उन्होंने गांव वालों से हवेली का रास्ता पूछा तो बुजुर्गों ने डरते हुए कहा, बेटा उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन चारों दोस्तों ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी हवेली के पास पहुंची, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों ने देखा तो आसपास गहरी धुंध फैल चुकी थी। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और अचानक हवेली की टूटी खिड़की से किसी औरत की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। नंदिनी ने डरते हुए कहा, तुमने भी वो आवाज सुनी? आकाश ने बहादुरी दिखाने के लिए कहा, शायद हवा होगी। लेकिन प्रिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। समीर ने टॉर्च ऑन की और चारों हवेली के अंदर की तरफ बढ़े। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से चरचराता हुआ खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। चारों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा और फिर अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुरानी दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक कमरे के अंदर से किसी के पायल की आवाज आई, टन टन टन। सबने टॉर्च उस दिशा में घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के अंदर घड़ी ने 1 बजने का संकेत दिया, टिक टिक टिक। और जैसे ही घड़ी ने 1 बजाया, हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गईं और बाहर से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही हवेली की खिड़कियां धड़ाम से बंद हुईं, चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर से आई महिला की चीख ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से जाम कर दिया हो, हिला तक नहीं। आकाश ने मोबाइल निकाला लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। नंदिनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम बाहर चलो। लेकिन आकाश बोला, अभी तो शुरू किया है, डरोगी तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन ये आवाज, ये कोई मजाक नहीं है। तभी हवेली के अंदर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। चारों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना शीशा रखा था और उस शीशे पर धुंधली उंगलियों से लिखा था, मत ढूंढो मुझे। नंदिनी की चीख निकल गई। सब डर के मारे पीछे हटे। तभी शीशे में चारों की परछाइयां दिखीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि शीशे में 5वां साया भी खड़ा था जो उनके बीच में था। वो साया धीरे धीरे औरत का रूप लेने लगा। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा धुंधला और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थीं। सबने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो औरत अब और साफ नजर आ रही थी। तभी कमरे की बत्ती अपने आप जल बुझने लगी और एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया जिससे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब घबरा गए और बाहर भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो, जरा भी नहीं खुल रहा था। समीर ने गुस्से में जोर से धक्का मारा। तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने 1:45 बजने का इशारा किया और अचानक शीशे में दिख रही औरत ने एक भयानक चीख मारी जिससे पूरा कमरा हिल उठा। प्रिया जमीन पर गिर गई और उसके कानों से हल्का खून निकलने लगा। सब उसे उठाने लगे। तभी घड़ी ने 2 बजाए और जैसे ही दूसरी बार घंटी बजी, कमरे की सारी बत्तियां एक साथ बंद हो गईं और चारों को लगा जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाया, कमरे में घुप अंधेरा छा गया। चारों ने टॉर्च जलाने की कोशिश की लेकिन किसी की भी टॉर्च नहीं जल रही थी। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। वो बुदबुदाने लगी, मुझे कुछ पास महसूस हो रहा है। तभी उसके ठीक पीछे किसी के चलने की आहट आई। चारों पलटे लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी प्रिया की आवाज निकली, वो कौन है? शीशे के पास देखो। सबने अपनी आंखें उस दिशा में दौड़ाईं। वहां वही औरत अब शीशे से बाहर निकलकर धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनके सामने आने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और उसकी आंखें अब खून की तरह लाल चमक रही थीं। वो धीरे धीरे नंदिनी के पास आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। नंदिनी अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर झटके खाने लगा। समीर और आकाश उसे संभालने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ,
दोनों को तेज झटका लगा और वो पीछे उछल गए। प्रिया जोर से रोने लगी और दरवाजे को पीटने लगी। कोई दरवाजा खोलो, हम यहाँ फंस गए हैं। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। आवाजें कान फाड़ देने वाली थीं। तभी शीशा अपने आप जमीन पर गिरा और बिखर गया। जैसे ही शीशा टूटा, हवेली की घड़ी ने 2:30 बजने की आवाज दी और कमरे की छत से धूल गिरने लगी। हवेली के अंदर मानो भूकंप जैसा माहौल हो गया। आकाश ने हिम्मत करके कमरे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ काली धुंध थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। तभी समीर को हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा दरवाजा दिखा। वो बोला, शायद उधर से निकलने का रास्ता हो। चारों नंदिनी को उठाकर उस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर लाल रंग में किसी ने उंगलियों से लिखा था, अब वापसी नहीं। दरवाजा अपने आप हिलने लगा और पीछे से वही औरत की चीख गूंजी, इस बार इतनी तेज कि हवेली की दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा। घड़ी ने 3 बजाए और अचानक वो छोटा दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर एक अंधेरा तहखाना था, जिससे ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध आ रही थी। जैसे ही वो छोटा दरवाजा खुला, हवेली के अंदर ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध का तेज झोंका आया, जिससे प्रिया को उल्टी जैसा महसूस हुआ और नंदिनी बेहोश सी हालत में थी। समीर ने टॉर्च फिर से ऑन करने की कोशिश की और इस बार वो हल्की झिलमिलाहट के साथ जल उठी। चारों ने उस तहखाने में नीचे उतरना शुरू किया। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। नीचे पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर पुराने समय के अजीब चिन्ह बने दिखाई दिए, जैसे किसी ने खून से उकेरे हों। आकाश ने उन्हें छूने की कोशिश की तो दीवार से हल्की सी गर्मी और कंपन महसूस हुआ। तभी तहखाने के अंदर एक औरत की हंसी गूंजी, जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और फिर अचानक बंद हो गई। समीर बोला, ये आवाज किसकी थी? तभी दूर अंधेरे में एक लाल सा दीपक अपने आप जल उठा और उसके नीचे एक पुराना लकड़ी का पालना झूल रहा था। पालने में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो खुद ब खुद झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहे हों। प्रिया ने डर के मारे आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी पीछे से सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट आई, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों की परछाई में बस एक धुंधला साया नजर आ रहा था, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। समीर ने टॉर्च उस पर डाली तो वो साया अचानक गायब हो गया, लेकिन तहखाने में तापमान अचानक और गिर गया। चारों की सांसों से धुंध निकल रही थी। तभी नंदिनी की आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखों में अब सामान्यपन नहीं था। वो सीधा दीवारों की तरफ देखने लगी और अजीब सी आवाज में बोली, वो आ गई है। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाई और तहखाने की सारी बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में चारों को लगा जैसे उनके चारों तरफ कई अदृश्य हाथ घूम रहे हों। किसी ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो कुछ नहीं था। प्रिया को किसी ने बालों से खींचा। वो चिल्लाई। आकाश ने उसे पकड़कर खड़ा किया। तभी दीवार पर वही औरत की परछाई दिखी। अब वो साया बड़ा होकर पूरे तहखाने की दीवार पर फैल गया और उसकी लाल आंखें एक एक को घूरने लगीं। घड़ी ने 4 बजाए और तहखाने की फर्श में हल्का कंपन शुरू हुआ, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, तहखाने की फर्श से अचानक तेज कंपन हुआ और चारों के पैर लड़खड़ा गए। आकाश ने तुरंत नंदिनी और प्रिया को पकड़ लिया, लेकिन उनके चारों तरफ हवा इतनी तेज चल रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। समीर ने जोर से कहा, हमें बाहर निकलना होगा। तभी तहखाने की दीवारों से अचानक लाल लाल आंखें झलकने लगीं और उन आंखों में कोई आत्मा साफ नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। नंदिनी जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे छोड़ो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अंधेरे में उस औरत की हंसी गूंजी और घड़ी की टिक टिक आवाज तेज होकर कमरों में गूंजने लगी। प्रिया ने देखा तो दीवार पर लिखा हुआ था, तुम नहीं बचोगे। चारों ने एक साथ दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ घना धुंध ही दिख रहा था, जैसे कोई उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा हो। समीर ने कहा,
पीछे मत देखो, बस सीधे दौड़ो। चारों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने से बाहर कदम रखा, हवा ने उन्हें पीछे खींचा और चारों एक अजीब गलियारे में फंस गए। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें हर तस्वीर में वही औरत अलग अलग अवस्था में मुस्कुरा रही थी। आकाश ने एक तस्वीर छूने की कोशिश की तो उसके हाथ से धुआं निकलने लगा और प्रिया की चीख निकल गई। नंदिनी ने देखा तो उसकी अपनी परछाई दीवार पर अलग अलग रूप बदल रही थी और हर रूप में वही भूत दिखाई दे रहा था। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो गलियारे के अंत में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें हवेली में घुस रही थीं और पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारी छोटी छोटी आत्माओं के चेहरे झूल रहे थे। हवा के साथ पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और चारों को लगा जैसे वो शाखाएं उनके पास झूल रही हैं। घड़ी ने 4:30 बजाए और उसी समय एक तेज चीख गूंजी, जिससे पूरे गलियारे में हलचल मच गई। चारों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया और अचानक उन्होंने देखा कि गलियारे के आखिरी दरवाजे पर लाल रंग में लिखा था, 1 घंटे में फैसला होगा। चारों के हाथ पांव कांप रहे थे और अब उन्हें समझ आया कि अगले घंटे में उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, गलियारे की दीवारों से अजीब सी सरसराहट हुई और चारों के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उनके नाम ले रहा हो। आकाश ने कहा, जल्दी करो, और दौड़ते हुए आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां कोई सामान्य कमरे जैसा नहीं था, बल्कि पूरा कमरा धुंध और लाल रोशनी में डूबा था। दीवारों पर खून के दाग और पुराने चिन्ह थे और बीच में वही बरगद का पेड़ उगा हुआ था, जिसकी शाखाएं हवा में तैर रही थीं। चारों के कदम दरकते जा रहे थे। तभी अचानक पेड़ की शाखाओं से कई हाथ बाहर आए और उन्होंने चारों को पकड़ने की कोशिश की। समीर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पैरों को जकड़ रही थी। प्रिया ने जोर जोर से चिल्लाया, हमें बचाओ। तभी चारों की परछाइयां दीवारों पर बड़ी होकर उनकी ओर बढ़ने लगी और परछाइयों से वही भूतनी की लाल आंखें झांक रही थीं। नंदिनी ने देखा तो उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे हवा में उठकर पेड़ की शाखाओं से जुड़ गई और वो सब पर भारी पड़ने लगी। चारों ने चारों तरफ देखा तो तहखाने में चारों तरफ भूतनी की अलग अलग सूरतें नजर आने लगीं, जैसे वो हर कोण से उन पर हावी होने वाली है। घड़ी ने 5:30 बजाए और उसी समय हवेली के बाहर तेज हवा चलने लगी, जो तहखाने की दरवाजों तक पहुंच रही। चारों को महसूस हुआ कि कोई बाहर